औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम जी। आवाज़ और स्क्रीन। आवाज़ और स्क्रीन। ठीक है जी। जी विदाउट वेबकैम। तो एक मज़े का टेस्ट आपको शेयर किया जिसपे एक एतराज़ आया कि सर वो केस स्टडीज और ये और वो मैंने तो आग लगा देनी थी। बस भाई ने जज्बाती होके वो लास्ट कमेंट नहीं देखा, अदरवाइज उनको समझ लग जाती कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। खैर, बात करते हैं 570 के ऊपर। 570 हम लोगों ने लास्ट टाइम कवर किया था, तो मुझे बताइए कोई सवाल 570 से, एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम फ्रॉम आइजा 570। जी कोई सवाल? सारिया, आमना, सरमत, जवेरिया, ईशा, एनी क्वेश्चन फ्रॉम 570? कायनात, एजाज, नौशेरवा, रहीम, शानजे, शाजिया, वजीहा, अजान। सर मटीरियल अनसर्टेनिटी की डेफिनेशन क्या है? मटीरियल अनसर्टेनिटी क्या होती है? देखें, एक मिसाल देता हूं। आपका एक छोटा सा स्टोर है जिसको आप ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है? सोसाइटी के अंदर आपने एक स्टोर खोला हुआ है और आप वहां पे घरेलू अशिया का सामान बेचते हैं। आपके पास करने को इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है। डेफिनेटली आप अपनी शॉप को चलाने के लिए पैसा लोगे किसी बैंक से, किसी रिश्तेदार से, या अपना कोई एसेट, कोई जेवर गिरवी रखवा के कुछ पैसे लोगे जो आप काम में डालोगे। अब आपकी ये दुकान उसी वक्त चल सकती है जब आपकी जेब में पैसा हो, जब आपको लोग पैसा दें, जब बैंक आपको पैसा दे दे, रिश्तेदार आपको पैसा दे दे। एक अनसर्टेनिटी सा माहौल ये आ जाता है कि अगर तो पैसा होगा तो मेरा कारोबार चलेगा, और अगर पैसा नहीं होगा तो मेरा कारोबार नहीं चलेगा। दिस इज मटीरियल अनसर्टेनिटी। कि गोइंग कंसर्न अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि आगे जाके होगी या नहीं होगी, मगर एक डाउट मेरे जहन में है। एक और मिसाल देता हूँ। एक हॉस्पिटल में 3 बहुत नामी गिरामी डॉक्टर्स हैं। मैंने ये सुना है कि ये डॉक्टर्स छोड़ के किसी और हॉस्पिटल में जा सकते हैं। मैंने ये सुना है कि ये डॉक्टर्स किसी और हॉस्पिटल में जा सकते हैं, बट अभी गए तो नहीं है। बट अगर चले गए तो फिर इस हॉस्पिटल में कोई नहीं आएगा। जब हॉस्पिटल में कोई नहीं आएगा तो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, और जब रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तब प्रॉफिट भी अर्न नहीं किया जा सकता।
तो अभी मैं एक पॉइंट ऑफ डाउट पे हूं कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, वो लोग छोड़ के जाएंगे या छोड़ के नहीं जाएंगे। दिस इज अनसर्टेनिटी जो कि कम से कम इतने लेवल की है कि वो मेरी रिपोर्ट को खराब कर सकती है। तभी हम लोग मैनेजमेंट से कहते हैं कि भाई इसके ऊपर हमें डिस्क्लोजर डाल के दें, अगर आप इससे एग्री करते हैं तो। ये बात समझ आ गई? आपको याद होगा हमने वो मिसाल की थी कैफे वाली। मैं एक चीज आपको यहां पे क्लियर कर दूं, वहां पे थी मल्टीपल अनसर्टेनिटीज, यानी कि बहुत सारे लोगों ने केस का रखा था, वो मल्टीपल लोग थे। ये है मटेरियल अनसर्टेनिटी, एक ऐसा वाक्य जो कि आपकी गोइंग कंसर्न को डाउट में लेके जा सकता है। ठीक है, तो हर मटेरियल अनसर्टेनिटी मल्टीपल अनसर्टेनिटी नहीं होती, मगर हर मल्टीपल अनसर्टेनिटी मटेरियल अनसर्टेनिटी होती है। ये बात समझ आई? 570 को एक दफा क्विकली समराइज करते हैं और फिर जो चीजें रह गई थी उसको देखते हैं। मैंने आपसे कहा था कि 570 शुरू होता है डाउट के साथ, शक के साथ, कि क्या ये एंटिटी अगले 12 महीने में ऑपरेट करेगी या नहीं करेगी। और उस डाउट के ऊपर हम लोग मैनेजमेंट से असेसमेंट करवाते हैं, जो कि उनका काम है, हमारा काम नहीं है। मैनेजमेंट वालों ने हमें यह बताना है कि क्या हमारी फाइनेंशियल कंडीशन जो खराब हुई हैं उसकी वजह से, या ऑपरेशन खराब हुई हैं उसकी वजह से, या कोई अदर कंडीशंस हैं उसकी वजह से हम अगले 12 महीने चल पाएंगे या नहीं। ये कहाँ पे हैं? ये हमारे पास इन लिस्टों के अंदर मौजूद है। क्या हमने इनको क्रैम करना है? इनको बिल्कुल भी क्रैम नहीं करना, बगैर इनको एक दफा नजर से जरूर गुजार लेना, ताकि अगर आईकैप आपको कोई ऐसा सवाल दे जहां पे आपके कान खड़े होने चाहिए कि भाई ये गोइंग कंसर्न डाउट पे लग रही है, और वहां पे अगर आपके कान खड़े ना हो तो फिर मसला आ सकता है। तो आपको इसकी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर मैनेजमेंट से कहा सर असेसमेंट, उन्होंने कहा सर बिल्कुल, या वो हाँ में जवाब देंगे या ना में जवाब देंगे। अगर हाँ में जवाब देते हैं तो हम उनसे असेसमेंट पकड़ेंगे और उस असेसमेंट को इवेल्युएट करेंगे कि क्या वो असेसमेंट अप्रोप्रिएट है या अप्रोप्रिएट नहीं है। अगर तो अप्रोप्रिएट है तो फिर 700 की साफ रिपोर्ट, बशर्ते कि कोई मिसस्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन मौजूद नहीं है। और अगर अप्रोप्रिएट नहीं है, इट मींस के एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, 705 में जाके एडवर्स ओपिनियन दे देंगे। क्यों? क्योंकि गोइंग कंसर्न हमेशा परवेसिव नेचर का होता है। फिर एक और कहानी जो के ऊपर हम छोड़ के आ गए थे कि उन्होंने असेसमेंट ही नहीं बनाई। जब नहीं बनाई तो इट विल बिकम अ स्कोप लिमिटेशन, और ये हमेशा परवेसिव है। जब भी स्कोप लिमिटेशन आता है, इनिशियल ये देखना होता है कि क्या हम वो वहां से निकल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, क्या प्रैक्टिकेबल और पॉसिबल है। अगर तो है तो निकल जाओ, नहीं है तो फिर डिस्क्लेमर दे दो। ये थी कहानी ए। फिर कहानी बी इज वही मटेरियल अनसर्टेनिटी। यहाँ पे जो एम्बिग्युइटी अराइज हुई है, हम मैनेजमेंट से कहते हैं कि भाई ये हमें इसका डिस्क्लोजर डाल के दें फाइनेंशियल्स के अंदर। अगर तो डाल देते हैं तो 700, बशर्ते के कुछ और मसला मसाइल ना हो। और अगर नहीं डाला तो चूंकि ये मटेरियल है, परवेसिव नहीं है, तो फिर क्वालिफाइड या एडवर्स। और इसी को हम लोग इस टेबल से भी देख सकते हैं। ये जो 3 बातें लिखी हुई यहाँ, एक हमने इसका कॉलम सी छोड़ दिया था, और कॉलम सी को आज देखते हैं। जी बिल्कुल, ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स तो आपने लगाने ही लगाने हैं। वो अगर मैं ना भी कहूं तो इट मींस कि वो अपनी जगह पे एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैनेजमेंट ने आपको एक जगह जाने से रोक दिया और आप नाराज होकर अपने घर चले गए और कल को कंपनी में वापस भी ना आए कि भाई उन्होंने मुझे मना कर दिया। ऐसा नहीं है। आपने अपने एंड पे पहले पूरी कोशिश करनी है। अगर नहीं हो पा रहा तो फिर देखना है कि क्या मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, और अगर नहीं तो फिर
बहुत ही कोई खराब तरफ आपने चल पड़ना। सर मटेरियल अनसर्टेनिटी के केस में कब ये क्वालिफाइड होगा और कब ये एडवर्स होगा, अगेन सवाल आपको बताएगा, सवाल बताएगा। अगर तो इशू छोटे लेवल का है, इतना बड़ा इशू नहीं है, तो वो मटेरियल है, और अगर बड़ा है तो फिर परवेसिव है। मगर ये चीज सब्जेक्टिव है, सवाल की रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी। और अगर सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ के भी समझ ना आए तो फिर आप सियासी आंसर दे सकते हैं, इफ मटेरियल तो ये और इफ परवेसिव तो ये वाली ओपिनियन। बात समझ आई? अच्छा जी। अब हमने एक कॉन्सेप्ट उस दिन डिस्कस नहीं किया था, उसको डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि कभी कभी हम लोग मैनेजमेंट से कहते हैं कि सर हमें असेसमेंट दें बना के, मैनेजमेंट से कहते हैं कि हमें असेसमेंट बना के दें। जब वो हमें असेसमेंट बना के देते हैं तो आपको पता है कि हमने क्या करना होता है, उसको इवेल्युएट। यहाँ पे हमने इवेल्युएट किया था ना, यहाँ पे ऑर्डर शेल इवेल्युएट। तो उस इवेल्युएशन के अंदर क्या होता है कि हम लोग ये देखते हैं कि क्या ये एंटिटी गोइंग कंसर्न है, अगले 12 महीने चल सकती है या नहीं चल सकती, तमाम इंफॉर्मेशन उन्होंने असेसमेंट में डाल के दी है या नहीं दी, उनका फ्यूचर प्लान क्या है, किस तरीके से वो लेके चलेंगे, ये सारी कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हमें दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी कवर्ड है। अब कभी कभी ये होता है कि ऐसा पीरियड आ जाता है जो कि मैनेजमेंट की असेसमेंट में नहीं आ रहा होता, या वो उस पीरियड की असेसमेंट नहीं कर पाते। पीरियड बियॉन्ड मैनेजमेंट असेसमेंट, पीरियड बियॉन्ड मैनेजमेंट असेसमेंट। कभी कभी मैनेजमेंट स्पेसिफिक टाइम की तो आपको असेसमेंट करके दे देती है। हमने कहा था ना कि 12 महीनों की असेसमेंट करनी है, मैनेजमेंट कहती है कि सर 12 महीनों की नहीं कर सकते, 12 महीनों की करना मुश्किल है, हम आपको 8 महीनों की कर देते हैं, आखिरी के 4 की ना करवाएं हमसे, वहां पे डाउट है। या इसका रिवर्स भी हो सकता है, सर 4 की कर देते हैं, 8 की करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अब आप लोग कहेंगे सर ये भी तो पॉसिबल है कि 6 की कर दी और 6 की नहीं की, सर ये भी तो पॉसिबल है कि 2 की कर दी और 10 की नहीं की, या 10 की कर दी और 2 की नहीं की, कुछ भी हो सकता है। मगर अगर वो पीरियड आ जाए जहां पे मैनेजमेंट असेसमेंट नहीं कर सकती, उनके लिए भी करना पॉसिबल नहीं है, तो सबसे पहले आपने उसकी रीजन को इंक्वायर करना है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, और खुद को अलर्ट कर लेना है, ज्यादा स्केप्टिक हो जाना है। चेक करें, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करें, उनको समझाने की कोशिश करें कि सर ये सिग्निफिकेंट मामला है, ऐसा ना करें, असेसमेंट बना के दे दें। वो कहते हैं सर देखें आपने असेसमेंट का कहा था ना, हमने आपको 8 महीनों की बना दी है, 4 की नहीं बना के देंगे हमें, उन 4 महीनों में कुछ मसले मसाइल है, ये कोई भी रीजन वो आपको दे सकते हैं, आपने ज्यादा परेशान नहीं होना उस बात पे। तो उनको समझाना है, इंक्वायरी करनी है, बताना है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, खुद अलर्ट हो जाना है। होगा क्या, होगा ये, होगा ये कि अगर मैनेजमेंट अनविलिंग है असेसमेंट बनाने में, या वो अपनी असेसमेंट आगे एक्सटेंड नहीं कर रही, 8 महीनों की बना दी है, 4 की नहीं बना के दे रही, तो मुझे ये बताइए क्या उन्होंने आपको
ये जो 4 महीने की नहीं बना के दी, ये स्कोप लिमिटेशन होगा या मिस स्टेटमेंट होगा? ये स्कोप लिमिटेशन होगा। तो उसी के मुताबिक फैसला कर देंगे कि मटेरियल है तो क्वालिफाइड और परवेसिव है तो डिस्क्लेमर। ये वो सी ऑप्शन थी। अब अगर 8 महीनों की बना दी है और 4 की नहीं बना के दे रहे, तो यहाँ पे ये मटेरियल है। क्यों? क्योंकि जो नहीं बना के दे रहे वो टाइम पीरियड कम है। मगर 4 की बना दी है और 8 की नहीं बना के दे रहे हैं, तो ये स्कोप लिमिटेशन बन जाएगा। अगर 6 की बना दी है, 6 की नहीं बना के दे रहे, तो फिर ये स्कोप लिमिटेशन में काउंट होगा। 5 की बना दी है, 7 की नहीं बना के दे रहे, स्कोप लिमिटेशन है। 7 की बना दी है, 5 की नहीं बना के दे रहे, में स्टेटमेंट है। 2 की बना दी है और 10 की नहीं बना के दे रहे, ये स्कोप लिमिटेशन है और हैवी वाला है। तो इस तरीके से आपने उसका मटेरियल और परवेसिव वाली चीज निकालनी है। ये यहाँ पे गलती से ये लिखा गया, ये भी स्कोप लिमिटेशन है। तो 4 की बना दी, 8 की नहीं बना के दे रही, परवेसिव मटेरियल, परवेसिव, परवेसिव मटेरियल, परवेसिव। ये इस तरीके से आपने देखना है। अब अगेन ये जजमेंटल है और आईकैब इस एरिया को टेस्ट नहीं करता क्योंकि ये बहुत ही रेयर मामला तो है। आईकैब ने इस पॉइंट को अभी तक टेस्ट उतना नहीं किया, बाकियों को वो करता रहता है, बाकियों को वो करता रहता है। तो हमने कोशिश ये की है कि 570 को लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड देखें। फिर कभी कभी मैनेजमेंट से आप डाटा मांगे तो वो सिग्निफिकेंट डिले डाल देते हैं फाइनेंशियल्स की अप्रूवल में, जान पूछ के खामा खां का डिले। और जितना ज्यादा डिले आता जाता है, आप ज्यादा स्केप्टिक होते जाते हैं कि भाई कुछ गड़बड़ लग रही है, पता नहीं ये लोग आगे चल भी पाएंगे या नहीं। हम उनसे फाइनेंशियल्स मांग रहे हैं अप्रूव, वो नहीं दे रहे, बहुत ज्यादा डिले डाल रहे हैं। तो याद रखिएगा, अगर वो आपको सवाल में सिग्निफिकेंट डिले का जिक्र कर दे तो और कुछ नहीं सोचना, इसको डायरेक्ट गोइंग कंसर्न में लाके फेंक देना। ये एक स्पेशल केस है। ये क्या है? स्पेशल केस है। इंक्वायर करेंगे रीजंस क्या है डिले की, और उसके मुताबिक एडिशनल काम करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं दे रहे, स्कोप लिमिटेशन बन जाएगा, बहुत ज्यादा परवेसिव होगा। तो अगेन विड्रॉ पॉसिबल है तो कर ले, नहीं तो डिस्क्लेमर की तरफ चले जाए। तो ये एक स्पेशल केस है जो कि आपको पता होना चाहिए। ऊपर क्या बातें करनी है मैनेजमेंट के साथ, ये आप एकदम पढ़ लेंगे तो इसमें मसला नहीं। यही था हमारा 570। आसान है, लॉजिकल है, बस आपको वो मैप्स आने चाहिए, या अगर आप ये टेबल भी याद कर लें तो कहानी बन सकती है। क्योंकि रिपोर्ट के ऊपर जो इम्प्लीकेशंस हैं वो तो यही है। ठीक है, कोई सवाल अभी तक इस एरिया में से? यहाँ तक बात समझ आ गई? .6 ऑफ एडिशनल प्रोसीजर, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ, मगर एंड पे। अभी हम लोग ये देखने लगे हैं कि हमने 705 706 के सवालों को कैसे लेकर चलना है, 705 706 और 570 के साथ।
अच्छा, एक ये वाली एग्जाम्पल हम लोग अभी करेंगे, और आज की क्लास से ऑनवर्ड जानेंगे। आज, कल और नेक्स्ट 4 डेज जितना हम लोग क्लास में कवर करेंगे वो अपनी जगह पे वैलिड होगा, यानी कि नॉर्मल क्लास होगी। इसके साथ डेली बेस पे एक एडिशनल वीडियो आपको मिलेगी प्रैक्टिस की, यानी कि एक प्रैक्टिस हम लोग क्लास में करेंगे 1 सवा घंटे में, और एक और वीडियो घंटे सवा घंटे की आपको अलग से पोर्टल के अंदर मिलेगी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की। तो आपको अब डबल डबल लेक्चर्स मिलेंगे फॉर द नेक्स्ट वीक। ठीक, जब तक हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और लिमिटेड टाइम के अंदर हम लोगों ने मैक्सिमम फैसिलिटी को हासिल करना है। मेरे पास अगर क्लास के 2 घंटे होते तो मैं 2 के 2 लगाता, मगर चूंकि क्लास भी 1 घंटे की है तो मुझे इसको थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ा है। क्लास के अंदर तो प्रैक्टिस अपनी जगह पे होगी ही होगी, इसके साथ अलग से आपको प्रैक्टिस मटेरियल भी मिलेगा। ये बात समझ आ गई सबको? और वो वीडियो भी आपको देखनी उतनी ही लाजिम है जितनी ये वाली वीडियो। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, अब चलते हैं जरा एक एग्जाम्पल की तरफ। ये सवाल पास्ट पेपर्स का ही है, और हमने देखना है कि हमने सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेनी है। रिक्वायरमेंट है कि डिस्क्राइब द स्टेप्स describe the steps that will be performed in each of the above situation। यानी कि ये दो बातें हैं, ये अलग सवाल है, ये अलग सवाल है, और इन दोनों के लिए आपने स्टेप्स लिखने हैं। जब हम लोग स्टेप्स की बात करते हैं, इसका मतलब होता है ऑडिट प्रोसीजर्स। जब स्टेप्स का जिक्र होता है, इट मींस ऑडिट प्रोसीजर्स। और साथ ही साथ डिस्कस करना है पॉसिबल इम्प्लीकेशंस ऑन द ऑडिट रिपोर्ट, और साथ वो कह रहा है कि रिपोर्ट के ऊपर आने वाली जो पॉसिबल इम्प्लीकेशंस हैं वो डिस्कस करें। आगे मजीद वो एक चीज कह रहा है कि ड्राफ्टिंग ऑफ ओपिनियन पैरा इज नॉट रिक्वायर्ड। तो एक रिक्वायरमेंट में 3 बातें कर रहा है। पहली बात, प्रोसीजर्स बताने हैं। दूसरी बात, रिपोर्ट के ऊपर आने वाली इम्प्लीकेशंस को डिस्कस करना है। तीसरी बात, ओपिनियन पैरा को ड्राफ्ट नहीं करना। अब सवाल देखते हैं, एक 8 नंबर का है, एक 7 नंबर का है। ले जी, द प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ तारिक लिमिटेड फॉर द ईयर एंड 30 जून 2017 इज 790 मिलियन। उसने हमें सवाल में एक बेंचमार्क दे दिया। ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना, दिस इज एक्चुअली अ बेंचमार्क। ये बेंचमार्क क्यों दिया जाता है? ताकि हम अपनी मटीरियलिटी निकाल सकें। टीएल प्रोवाइड्स 3 साला वारंटी टू इट्स कस्टमर्स। वो अपने कस्टमर्स को वारंटी देते हैं 3 साल की, और उस वारंटी के अगेंस्ट उन्होंने प्रोविजंस रिकॉर्ड की हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। कितनी? 80 मिलियन की। मुझे बताइए पूरे सवाल में कितनी न्यूमेरिकल फिगर्स हैं? एक ये है 790, एक ये है 80 मिलियन। 790 वाज आवर बेंचमार्क और 80 मिलियन इज आवर ट्रांजैक्शन। तो जरा 80 को 790 पे डिवाइड करके मुझे बताइए कितना परसेंट बनता है ये 790 का। 80 डिवाइडेड बाय 790 करें इनटू 100, क्या आंसर आता है आपके पास? 10.12। 10.12%। अच्छा, 10.12%, यानी कि ये जो
वारंटी की प्रोविजन है, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 10.12% बनता है। सवाल ये है कि क्या स्टैंडर्ड ने कोई ऐसा बेंचमार्क दिया, कोई ऐसी परसेंटेज बताई जिससे ऊपर आप उसको परवेसिव काउंट करें या उससे नीचे आप उसको मटेरियल काउंट करें? क्या हमने अभी तक कुछ ऐसे बेंचमार्क्स पढ़े? नहीं। स्टैंडर्ड ने, या मैं लिख रहा हूं, स्टैंडर्ड से मुराद है आइजाज ने नो स्पेसिफिक बेंचमार्क्स। उन्होंने अलग से कुछ नहीं बताया हुआ, अलग से कुछ नहीं बताया, मगर आईकैप ने बता दिया। आईकैप ने ना एक कॉलम दिया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि जनाब इतने परसेंट से इतने परसेंट तक अगर है तो ये मटेरियल है और उसका आगे परवेसिव है। स्टिल स्टिल आईकैट में तो ये प्रोवाइड कर दिया है। एग्जाम में अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि ये मटेरियल की तरफ जाएगी कहानी या ये कहानी परवेसिव की तरफ जाएगी, तो अपनी जाती जजमेंट को यूज करते हुए आप इसको डिप्लोमेटिक आंसर की तरफ लेके जा सकते हैं कि इफ मटेरियल तो ये वाली इम्प्लीकेशंस और इफ परवेसिव तो ये वाली इम्प्लीकेशंस आएंगी। ये बेंचमार्क कहाँ पे आपको मिलेगा? ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 3 के अंदर, ISA 320 के अंदर। चैप्टर नंबर 3 में एक स्टैंडर्ड है 320 इज फॉर मटीरियलिटी। तो जब आप लोग मटीरियलिटी के उसमें जाएंगे तो आपको ये नजर आ जाएगा। ठीक, वापस सवाल पे आते हैं। द मैनेजमेंट कैरीज आउट द कंप्यूटेशन इंटरनली। सवाल ये कह रहा है कि ये जो प्रोविजंस हैं ये इन्होंने खुद से कंप्यूट की हैं। द प्रोसेस इज कॉम्प्लेक्स एंड बेस्ड ऑन वेरियस अजम्पशंस। तीन चीजें हैं, एक इन्होंने इंटरनल काम किया है, प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है, और बहुत सारी अजम्पशंस को यूज किया है। मुझे बताइए ये बातें आपको किस तरफ लेके जाना चाह रही हैं? ये बातें क्या चीज आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कर रही है? ये क्यों लिखा है सवाल ने? सवाल की हर लाइन में कोई ना कोई मकसद छुपा होता है। ये इसलिए लिखा है कि देयर इज अ चांस ऑफ एरर, एरर हो सकता है, गलती हो सकती है, एरर के चांसेस एग्जिस्ट करते हैं, हाई रिस्क हो सकता है, यानी कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। अच्छा, इस चीज को टैकल करने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, आपकी फर्म जो है उसने एक एक्सपर्ट को अपॉइंट किया है और कहा है कि तुमने इस तमाम काम करना है। साथ ही साथ ये बता दिया कि एक्सपर्ट जो हम लोग लेकर आए हैं वो बड़ा अच्छा बंदा है, आपने फालतू में उसकी कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटीज को एड्रेस नहीं करना। तो अब इसका आंसर कैसे करेंगे? इसका आंसर हम करेंगे इन फॉलोइंग स्टेप्स के अंदर। सबसे पहले आपने बतानी है मटीरियलिटी। स्टेप 1 इज योर मटीरियलिटी, जो हमने निकाली थी 10.12। द प्रॉफिट सॉरी द प्रोविजन फॉर वारंटी इज 10% या 10.12% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और देयरफॉर आपको लग रहा है कि ये मटेरियल हो सकती है। सवाल में आप इसको मटेरियल और परवेसिव भी लिख सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार हैं, मगर ये सवाल में एरिया भी एक है, परसेंटेज भी 10 के करीब करीब है, तो मटेरियल ही बनती है। अगर एक से ज्यादा एरिया होता, ज्यादा फाइनेंशियल्स को कवर कर रहा होता, तो फिर हम कहते हैं कि यार ये परवेसिव की तरफ जा रहा है, मगर एरिया भी सिंगल है,
परसेंटेज भी इतनी कोई हाई नहीं है। दिस इज मटीरियल। स्टेप 2, इशू क्या है उसको रिलेट करना है और आपने एक्शंस बताने यानी कि प्रोसीजर्स के ऊपर बात करनी है। क्योंकि एक्सपर्ट को अपॉइंट कर लिया गया है तो हम देखेंगे कि एक्सपर्ट कौन सी अजम्पशंस पे चल रहा है, क्या मेथड्स हैं, कंप्लीटनेस, रिलायबिलिटी को सारी बात करेंगे। ये जो एक्सपर्ट वाली कहानी है ना, अगर आप लोगों ने 620 पढ़ा है, हमने अभी तक क्लास में कवर नहीं किया 620, ये सारी जो 4-5 बातें लिखी हुई है ये आइजा 620 से एक्सट्रैक्ट की गई हैं। अभी हमने क्लास में नहीं इसको कवर किया, जब हम कवर कर लेंगे तो आपको ये बातें ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। बट अभी हम क्या समझ रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि आंसर को ड्राफ्ट कैसे करना है। तो स्टेप 1 इज मटीरियलिटी, स्टेप 2 इज प्रोसीजर। अच्छा ये बताइए, ये जो वारंटी है, वारंटी, इसके लिए स्टैंडर्ड कौन सा इस्तेमाल होता है? वारंटी की प्रोविजन के लिए हम कौन से वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जाकर देखेंगे कि इसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है? स्टैंडर्ड इज IAS 37। स्टैंडर्ड इज IAS 37। तो कंफर्म कर लेंगे कि क्या जो वारंटी की प्रोविजन उसने कैलकुलेट की है वो IAS 37 के मुताबिक ही है। और एक तो उन्होंने वर्किंग की है ना, हम अपना नुमाइंदा, अपना एक्सपर्ट बुला के अपनी वर्किंग करवा के दोनों वर्किंग्स को रिकंसाइल कर सकते हैं, दोनों वर्किंग्स को रिकंसाइल कर सकते हैं। तो जब भी सवाल में कोई अकाउंटिंग का इशू क्रिएट कर दे तो आपको बहुत खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि अब अगर आपको वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद है तो आप फटाफट से 3-4 बातें लिख सकते हैं। ठीक, चलो ये बताइए कि 10.12% है, अजम्पशंस वगैरह भी ये लोग यूज कर रहे हैं। अगर इन्होंने वर्किंग गलत की हुई है तो क्या ये क्वालिफाइड बनेगी या एडवर्स बनेगी? स्टेप 3 में आपने रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस का जिक्र करना है। क्वालिफाइड बनेगी। क्वालिफाइड कब बनेगी? जब आपका नुमाइंदा कुछ और कह रहा होगा और उनका नुमाइंदा कुछ और कह रहा होगा और दोनों रिकंसाइल नहीं हो रहे होंगे, तजाद आ जाएगा, तो आप मिसस्टेटमेंट की बुनियाद पे क्वालिफाइड ओपिनियन वहां पे दे देंगे। मुझे बताइए यहां तक कोई मसला, कोई परेशानी? अभी तो जस्ट हमने एक सिनेरियो देखा है, हम लोग ये समझ रहे हैं कि सवालों को टैकल कैसे करें, स्टेप्स क्या क्या लगाने हैं। अभी हम लोग सिर्फ प्रेजेंटेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। एक और सवाल देखते हैं। योर फर्म हैज बीन अपॉइंटेड एज ऑडिटर्स ऑफ वायल, कब हुई? 30 जून के लिए। ऑडिट टीम वाज अनएबल टू परफॉर्म द इन्वेंट्री काउंट, हमें इन्वेंट्री काउंट करने नहीं दिया गया। बताइए आप क्या करेंगे? इन्वेंट्री काउंट नहीं करने दिया जा रहा, क्या मिसस्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन है? ये स्कोप लिमिटेशन। अच्छा मुझे बताइए, इस सवाल में क्या उसने कोई न्यूमेरिकल फिगर आपको दी? क्या कोई न्यूमेरिकल फिगर है यहाँ पे? कोई बेंचमार्क नहीं है। तो यहाँ पे फिर मुझे डिप्लोमेसी की तरफ जाना चाहिए कि इफ मटेरियल ये और इफ परवेसिव तो वो, क्योंकि हमें नहीं पता कि इन्वेंट्री की वैल्यू क्या है, हमें ये भी नहीं पता कि इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है। तो देखते हैं सोल्यूशन में क्या दिया। अब देखें, स्टेप 1 उसने गायब कर दिया क्योंकि मटीरियलिटी था ही नहीं। स्टेप 2 इज अबाउट प्रोसीजर्स। अच्छा स्कोप लिमिटेशन है, क्या इसके कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर्स याद है हम लोगों ने पढ़े थे? अगर मैं वापस आपको लेके चलूं 705 के अंदर, आपको एक चीज दिखाता हूँ। 705 के अंदर स्कोप लिमिटेशन, ये देख रहे हैं?
ए ये क्या ये यही बात कर रहा है कि हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाए? मुझे बताइए, हम लोग लेट अपॉइंट हो रहे हैं, क्या हमारी गलती है या उनकी गलती है? हम लोग लेट अपॉइंट हो रहे हैं तो गलती किसकी है? हम लोग लेट अपॉइंट हो रहे हैं भाई, हम लेट पहुंचे हैं, हमारी गलती है। हम लेट पहुंचे हैं तो हमारी गलती है। करना क्या है? हम लोग उनसे कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई फिजिकल काउंट को दोबारा से करवा लिया जाए। रिक्वेस्ट करेंगे कि फिजिकल काउंट को दोबारा करवा लें, ठीक है ना? उनसे कहा जा सकता है। फिर आपको याद होगा बचपन में सवाल इन्वेंट्री वाले, याद है? इंट्रो और R1 में सवाल करते थे, जब वहां पे ऑडिटर 10 दिन के बाद आता था नॉर्मली, और आपको कहा जाता था कि भाई 30/6 की इन्वेंट्री निकाल के बताएं, उसमें आप सेल्स को ऐड करते थे, सेल रिटर्न को लेस करते थे, परचेजेस को लेस करते थे और परचेज रिटर्न को ऐड करते थे। वो वाली कहानी याद आ रही? तो आप रिकंसिलेशन की तरफ जा सकते हैं, आप डिफरेंसेस निकाल सकते हैं, इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं, लेजर को देख सकते हैं। यहाँ पे अब आपका IAS 2 काम आएगा, प्लस आपकी थोड़ी सी कॉमन सेंस काम आएगी। बल्कि मजे की बात यह है कि जब हम लोग सब्सटैंटिव कर लेंगे ना, तो आपकी ये सेंस काफी हद तक बढ़ जाएगी, ये सेंस काफी हद तक बढ़ जाएगी। बट अभी के लिए अगर आप कोई 5-6 अच्छी अच्छी बातें में लिख लें, और बीइंग अ पोस्ट बैच आई कैन एक्सपेक्ट कि आप लोगों को इतनी नॉलेज तो होगी। वो बच्चे जो कि बिल्कुल ही प्री बैच वाले हैं, उनका मैं समझ सकता हूँ, मगर फॉर पोस्ट बैच आई मीन इतना तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहां पे भी इसने क्या किया, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस के अंदर उसने या क्वालिफाई किया या डिस्क्लेम किया, और डिस्क्लेम, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वैल्यू क्या है, तो उसने भी यहाँ पे सियासी आंसर दिया हुआ। तो आप मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट कर सकती हैं ईशा के फिजिकल काउंट करवा के दें। आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि अपने लेजर दें, और हम उन लेजर को बैकवर्ड रिकंसाइल करेंगे, जो सेल्स हैं उसको लेस कर देंगे, इस तरह करेंगे ताकि हम लोग क्लोजिंग स्टॉक तक पहुंच सकें। देखे ना, 30/6 पे अज्यूम 30/6 के आपके पास इन्वेंट्री थी 100 यूनिट्स की। 30/6 पे इन्वेंट्री थी 100 यूनिट्स की। 30/6 पे आपको अपॉइंट नहीं किया गया, आपको अपॉइंट किया 10/7 पे, और यहाँ पे स्टॉक काउंट हो चुका है। 10/7 के ऊपर इन्वेंट्री रह गई है 80 यूनिट्स की। तो लाजमी बात है 100 में से कुछ बिका होगा, तो 80 रहा है। तो जो बिका है, जो सेल हुई है, उसको ऐड कर दें, सेल रिटर्न को लेस कर दें, परचेजेस को लेस कर दें, और परचेज रिटर्न को ऐड कर दें। तो खैर अभी इसकी हमने प्रैक्टिस करनी है, अभी तो हम सीख रहे हैं कि करना क्या है और करना कैसे है, करना क्या है और करना कैसे है। बिल्कुल ये ऑल्टरनेट काम है। कॉमन सेंस डेवलप हो गया हम ना, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली सब सब कुछ आएगा। अभी तो हमने सिर्फ इसका एक परफॉर्मा सा देखा है कि हमने स्टेप्स कौन कौन से लगाने हैं। तो अभी तो कहानी शुरू हुई है। चले एक काम करते हैं, एक काम करते हैं,
हाँ मुझे ट्रेनर है नहीं, बल्कि मैं जरा ओवर एम्बिशियस हो गया था। आज नहीं, कल करूंगा। ठीक है, मैं साहब बीए के एग्जाम्स के बाद इसको डिटेल से कीजिएगा। तब भी अगर कोई सवाल हुआ तो मैं हाजिर हूँ। तब तो वाकई में टीचर था। कल मिलते हैं, और कल हम लोग क्लास के अंदर 2-3 सवाल करेंगे। और कल परसों हम लोग 2 दिन क्लास के अंदर प्रैक्टिस करेंगे, या 3 दिन, और उसके साथ आपको वीडियो फॉर्म्स अवेलेबल होंगी। ठीक है जी, तो लेट्स मीट टुमारो। इतना रिवाइज करके आइएगा। जो टेबल्स, जो फ्लो चार्ट्स हम लोगों ने बनाए थे वो आपको आने चाहिए। अगर वो आते होंगे तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज।